हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए होने वाली है, जो कि आपकी एजुकेशन का सब्जेक्ट ह्यूमन लर्निंग, कॉग्निशन एंड स्कूलिंग के बेस्ड है। ठीक है, ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। इस वीडियो में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उनके सोल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ओके, और ये आपका कंटेंट है, ये आपका पूरा चैप्टर्स है, जितने भी लेसन है। ठीक है, आपके पास टोटल 3 यूनिट्स है, जिनके अंदर पर्टिकुलर चैप्टर्स है। ठीक है, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन द वेरियस लर्निंग एग्जाम्पल्स। लर्निंग के एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको, जिसके थ्रू आप लर्न करते हैं चीजों को। पहला तो एग्जाम्पल आप यही बता सकते हैं, रिव्यूइंग जेन्युइन सर्कमस्टांसेस एंड रियल लाइफ सिनेरियोज। जब आप रियल लाइफ सिनेरियोज को देखते हैं, सर्कमस्टांसेस को आप फेस करते हैं, तभी आप कई चीजों को सीखते हैं। ठीक है, उसके थ्रू भी आप बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, जिसको आपको सीखने को मिलता है। राइट, चाहे वो कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, रियल लाइफ के सिनेरियोज हो, चाहे वो खुद के हो या किसी और के रियल लाइफ के सिनेरियोज हो, उनसे भी आप कई बार कई चीजें सीखते हैं। राइट, और सेकंड ये एग्जांपल हो सकता है वॉचिंग अ वीडियो। कई बार आप वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उससे भी आप कई चीजों को सीखते हैं। राइट, तो ये भी तो एक लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और रीडिंग अ बुक एंड हियरिंग अ स्टोरी। जब आप किसी स्टोरी को सुनते हैं, जब आप बचपन में आपको नानी, आपकी दादी आपको स्टोरी सुनाती थी, तब भी आप बहुत सारी चीजें सीखते थे, है ना। और उसी प्रकार जब आप बुक को रीड करते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, आप बुक से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, बुक एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं लर्निंग के। ठीक है, तो ये सभी सोर्स हैं, जिनको आप एज अ एग्जाम्पल भी बता सकते हैं लर्निंग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बारी रिपीट होता है क्वेश्चन, दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन इंस्ट्रक्टेड एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन अ मोर क्रिप्स फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। तो जब हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं, तो इसका नाम आप से ही याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें लिखा है ना इन, स्टार्टिंग में आई एन आ रहा है इन, तो इन याद रखिए जब आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आता है किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, और एक्सटेंसिक में क्या होता है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा है ना, एक्स ई एक्स से आप याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मतलब बाहर के जब फैक्टर्स आपको मोटिवेट करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, तो जब हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर, डीपर लेवल, फुल्ली सेल्फ डिटरमाइंड प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, लेसर लेसर लॉन्गर। ठीक है, तो ये सभी एक एक पॉइंट है जिनको आप लिख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। जब किसी भी चीज को करने के लिए आपके खुद के अंदर आत्मा से आवाज आती है, आपको खुद से मोटिवेशन फील होता है, आपको किसी मोटिवेट करे या ना करे, आपको कोई, आप उस काम को करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग फॉर सेल्फ प्लेजर, कीपिंग द क्लासरूम क्लीन, और बिकॉज इट गिव्स यू अ पॉजिटिव वाइब्स। कई बार आप अपने क्लासरूम को भी क्लीन रखते हैं, और कई बार कईयों को शौक होता है नॉवल रीड करने का, तो वो आपको रीड करने के लिए किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना, आपको प्लेजर मिल रहा है, आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन आ रही है। तो ठीक है, तो उस मोटिवेशन को कहते हैं हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जब बात करते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, आपको बाहर से मोटिवेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास में फर्स्ट आना है, या किसी गेम में आप खेलेंगे तो आपको फर्स्ट आओगे तो आपको प्राइज मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक बाहरी फैक्टर हो गया ना, कि आपको वो प्राइज जो है वो बाहरी फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसके थ्रू आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, मुझे तो जीतना ही है उस प्राइज की वजह से। ठीक है, तो जब आपके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स से मोटिवेशन आता है, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग टू प्रिपेयर ओनली फॉर टेस्ट, किसी भी टेस्ट के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो बस आपको वो टेस्ट में पास होना है, इस वजह से तो आप पढ़ रहे हैं। राइट, और क्लीनिंग योर क्लासरूम फॉर एन इंस्पेक्शन। कई बार होता था ना कि हम जब हमारे क्लासेस में इंस्पेक्शन होते थे, तो हम क्लासेस को क्लीन करते थे। तो उसका रीजन क्या होता था, बाहरी फैक्टर होता था कि वो चेक करने आएंगे टीचर्स, तो वो देखेंगे। राइट, तो इस वजह से, तो जो बाहरी मोटिवेशन के फैक्टर्स होते हैं, तो वो उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। और जब आपके अंदर खुद से डीपर लेवल से मोटिवेशन आता है, किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है।
तो सबसे पहले हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली वो होता है, ऐसी थिंकिंग होती है जिसके थ्रू ना आप कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी सोचते हैं आप इस तरीके से कि उस थिंकिंग के जो एंड रिजल्ट होता है उससे आप कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो क्रिएटिंग अ न्यू थिंग थ्रू थिंकिंग इट्स कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है? और कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होता है? इस थिंकिंग में बेसिकली is a reasoning that's based on what you can see, hear, feel and experience in the here and now। मतलब यहाँ वहाँ आप क्या-क्या देख सकते हैं, क्या फील कर सकते हैं, बेसिकली एक तरह का ये रीजनिंग होता है, जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, ठीक है? और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग ये होता है जब आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस पहले से हैं, पास्ट में, उसके थ्रू आप किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज तरीके से सोचते हैं, ठीक है? उसमें लॉजिक लगाते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिकली जब उसको उसके पीछे के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं और उस तरीके से सोचते हैं तो उसको हम कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं, ओके। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बहुत ही ज्यादा डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, जिसमें आप किसी भी चीज के बारे में बहुत डीप में जाकर उसका चाहे हर एक एक एस्पेक्ट्स के बारे में आप सोचते हैं और बहुत डीपर लेवल में थिंक करते हैं, तो उसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं, ठीक है? और क्रिटिकल थिंकिंग जब आप किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली समझने की कोशिश करते हैं या क्रिटिकली उस चीज के बारे में सोचते हैं, किसी के इमोशन में ना बहकर उस चीज के बारे में क्रिटिकली जब सोचते हैं, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है? और वैसे ही जब एसोसिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो जब आप किसी चीज के बारे में विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी एनी एलिमेंट और उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उसका, और तभी भी आप उसके बारे में सोचते हैं, तो बेसिकली उसको हम एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं, इन विच द माइंड वंडर्स विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन अमंग एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर कनेक्शन, ठीक है, विद वन अनदर। मतलब एक दूसरे के साथ आपका कैसा कनेक्शन है, उस चीज के बारे में कोई बिना बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी रिजल्ट के आप जब सोचते हैं, बिना विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको हम एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं, ठीक है? उसी की तरह कॉन्वेरेंट थिंकिंग होता है। इसमें क्या होता है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की ऑपोजिट माना जाता है। जो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऑपोजिट माना जाता है। बेसिकली कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें ना किसी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आप आंसर देना चाहते हैं करेक्टली, और उसका कोई स्पेसिफिक कि उसमें कोई क्रिएटिव चीज नहीं हो रही है, तो बेसिकली आप बस उसका करेक्ट आंसर देना चाह रहे हैं, चाहे उसमें क्रिएटिविटी हो या ना हो। वो बेसिकली कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है? और उसी का अपोजिट होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आइडियल रेफर्स। ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है कि ये जो वर्ड है आइडियल, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में क्या रेफर करता है? तो यहाँ पे आइडियल में जो आई है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। और डी डिफाइन करता है गोल को, ठीक है? उस गोल क्या है बेसिकली। ई यहाँ पे डिफाइन करता है एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रैटेजीज और सोल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है? और उसी के साथ जो यहाँ पे ए है वो हमारा एक्ट ऑन द स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजीज हमने बनाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस पर एक्ट कैसे करना है, ठीक। और एल यहाँ पे डिनोट करता है हमारा लुक बैक एंड लर्न, मतलब जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई, जो भी आपने सॉल्यूशन का उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, उसके बारे में देखना, लुक बैक करना एंड उसके उससे सीखना, ठीक। तो ये यहाँ पे आइडियल का रेफर है, ठीक है, फुल फॉर्म। राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियर्स थ्योरी, तो इनकी थ्योरी के बारे में, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में बताना है। तो इनके अनुसार डिस्कवर लर्निंग, आप लर्निंग को डिस्कवर कर सकते हैं। अवेयर अस विद द थॉट प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की जो थॉट प्रोसेस होता है उससे हमें ये जो है ये इम्प्लीमेंट करता है, और ये जो थ्योरी है वो हमें चिल्ड्रन के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए और उससे अवेयर कराने में हेल्प करता है, ठीक है। और प्रोवाइड अ सुटेबल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, जो भी करिकुलम है उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें देता है। अ फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग नॉट जस्ट ऑन प्रोडक्ट, तो बेसिकली एक प्रोडक्ट की तरह ना समझकर चिल्ड्रंस की थिंकिंग से रूबरू कराना और उसके बारे में हमें अवेयर कराना, ये इस थ्योरी का बेसिकली कहना है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का नेचर क्या होता है बेसिकली। तो देखिए लर्निंग एक यूनिवर्सल चीज है, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी पर्टिकुलर देश के या पर्टिकुलर जगह के लोगों को सिर्फ कुछ चीजों को लर्न करना अच्छा लगता है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सभी को लर्निंग पसंद होती है, सभी लर्निंग करते हैं, ठीक है। कोई एक बंदा लर्निंग कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। लर्निंग सभी करते हैं, चाहे आप बचपन से लेकर बुढ़े होते हैं, तब तक आप
लर्निंग कंटिन्यू रखते हैं, आप नई-नई चीज़ों को सीखते ही रहते हैं, राइट? उसी प्रकार लर्निंग जो है इज़ अ सॉरी थ्रू एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस के थ्रू भी लर्न करते हैं। ये भी एक लर्निंग का नेचर होता है। जैसे ही आप कोई चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, या नई चीज़ हो या पुरानी चीज़ हो, आपकी जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ती है, आपकी वैसे-वैसे लर्निंग भी बढ़ती है, ठीक है? उसी के साथ-साथ लर्निंग इज़ कंटीन्यूअस। ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला आप बचपन से लेके बड़े होने तक लर्निंग करते रहते हैं, ठीक है? चीज़ों को सीखते रहते हैं, तो इसीलिए हम लर्निंग को कंटीन्यूअस भी बोलते हैं, ये एक नेचर है इसका। चेंज इन बिहेवियर, ये भी एक लर्निंग का सॉरी नेचर होता है जिसकी वजह से ना आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। आपके कोई नई चीज़ सीखते हैं या कोई स्किल्स आप सीख रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, तो आपके बिहेवियर में भी ऑटोमैटिक चेंज आता है। ठीक है? उसी प्रकार लर्निंग इज़ एन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना भी सीखते हैं आप जैसे-जैसे लर्निंग सीखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है? और रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, लर्निंग जो है एक इसका नेचर ऐसा भी है कि आप किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके थ्रू भी आप किसी चीज़ को लर्न कर लेते हैं। ठीक है? और उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी के 3 पॉइंट्स और हैं। लर्निंग का एक ये भी नेचर होता है जिसमें आप बता सकते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कई बारी आपने सुना होगा बोलते हुए कि ये पर्सन जो था वो पहले अलग था और अब बिल्कुल अलग हो गया है, तो वो लर्निंग की वजह से होता है। कुछ ऐसी चीज उसने सीख ली या उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जिसके थ्रू उसने चीजें सीखी, तो उसके अंदर परमानेंट चेंज भी आ सकता है, ठीक है? और इट इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके थ्रू आपकी जैसे जैसे लर्निंग होती है आपका डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होता है, ठीक है? एंड इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, पर चीजें सीखी जा रही हैं, लर्न करी जा रही हैं, आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपको पता होगा कि आप कुछ नई चीज सीख रहे हो, ठीक? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन पाइगेट एंड विगोस्की थ्योरी? विगोस्की की थ्योरी में और पाइगेट की जो थ्योरी है उसमें सिमिलैरिटीज क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो जब हम इन दोनों की थ्योरी की बात करते हैं, तो बोथ बोथ फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर दोनों बात करते हैं, ये पहला सिमिलैरिटीज है, ठीक है? और दूसरा है दे विजुअलाइज चाइल्ड एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट हु कंस्ट्रक्ट हिज हर ओन लर्निंग, जो अपनी लर्निंग को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है, चाइल्ड को ऐसा विजुअलाइज दोनों ही करते हैं। बोथ द साइकोलॉजिस्ट टॉक अबाउट इकोजेनेटिक स्पीच एंड कंसिडर इट इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जितने भी इकोजेनेटिक फैक्टर्स है वो उसके बारे में दोनों ही बात करते हैं, दोनों साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। और इन दोनों साइकोलॉजिस्ट का बिलीव है दैट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन इनिशिएट फर्दर डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फर्दर डेवलपमेंट को भी इनिशिएट करता है, ठीक है? एंड दे ऑल्सो एक्नॉलेज द रोल ऑफ बायोलॉजी एंड लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नॉलेज और जो बायोलॉजी है उसके ऊपर भी ये दोनों ही बात करते हैं, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों की थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ विजोस्की थ्योरी? वाइजोस्की की जो थ्योरी है उसके बारे में उसकी लिमिटेशंस क्या है, बेसिकली उसके बारे में बताना है। तो इनकी लिमिटेशन ये है दैट लैक ऑफ रिसर्च बेस्ड वर्क, इनका जो वर्क है वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, विदाउट एनी रिसर्च इन्होंने बोला है, ठीक है? एंड ओवर एम्फेसिस ऑन सोशल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है? इनको सोशल इन्फ्लुएंशियल भी किया है इन्होंने, ओवर एम्फेसिस कर दिया है इन्होंने उसके ऊपर, ठीक है? और एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर भी उन्होंने एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट कर दिया है, ठीक है? एंड मेनली अडल्ट्स आर कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो और इनकी थ्योरी में बेसिकली लिमिटेशन क्या है कि केवल अडल्ट्स को ही नॉलेज का सोर्स माना उन्होंने, ठीक है? एंड जनरलाइज कैन नॉट बी मेड, और उन्होंने जनरलाइज को मेड ही नहीं किया, उन्होंने बनाया ही नहीं है जनरलाइजेशन को, ठीक है? तो ये उनकी लिमिटेशंस थी। और नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टेक्निक्स इन क्लाइंट थेरेपी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइंट थेरेपी की जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या है उसके बारे में बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्लाइंट की थेरेपी तो यही होगी ना, ग्रीटिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को ग्रीट करना आना चाहिए, ठीक? एंड ओपनिंग अप बाय द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ साथ ओपनिंग करना, नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए तो उसको नॉर्मलाइज करना, पहले पहले सिचुएशन को नॉर्मल करना फिर उसके बाद सोल्यूशन ढूंढना, राइट? एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है उसका जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में एक्सप्रेस करना, ठीक? उसके बारे में बताना। एंड एप्रिसिएशन बाय द थेरेपिस्ट, जो भी थेरेपिस्ट है उसको
एप्रिसिएशन देना होता है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट जो है वो डिमोटिवेट ना हो, ठीक। एंड क्वेश्चनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, और जिसके साथ भी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उससे पूछना जरूरी होता है, क्वेश्चन करना जरूरी होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ शेड्यूलिंग नेक्स्ट सेशन, और अगर एक सेशन में बात नहीं बनती है तो नेक्स्ट सेशन भी शेड्यूल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट सम मोटिवेशन डेफिनेशन, मोटिवेशन की डेफिनेशन को लिखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें पूछा गया हमसे मोटिवेशन को डिफाइन कैसे करना है। डिफाइन करने के बारे में आपको बोला है कि मोटिवेशन के जितने भी तरीके होते हैं उनको डिफाइन करना है बेसिकली, सॉरी। साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्विक डिफाइंस मोटिवेशन एज, अगर हम कैरोल ड्विक के अनुसार देखें तो मोटिवेशन वंस लव फॉर लर्निंग एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस हैं उसको, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खुद के ऊपर लव करना, किसी भी चीज को सीखने के लिए लव होना, उसके अंदर से खुद से अंतरात्मा से विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये इनके अनुसार है, ठीक है। एंड सी ऑल्सो quoted that it is defined as desire to focus energy and action in certain manner to achieve a certain goal, किसी भी पर्टिकुलर certain गोल को अचीव करने के लिए एक certain मैनर को कैसे फॉलो किया किसी भी इंडिविजुअल ने। इट इज अ स्ट्राइड टुवर्ड्स स्पेंडिंग अ लाइफ विथ मीनिंग एंड पर्पस, किसी भी लाइफ को मीनिंग एंड पर्पस के साथ जीना, ठीक है। ये एक बेसिकली वंस, बेसिकली अगर हम कैरोल ड्विक के अनुसार मोटिवेशन की बात करें तो ये आप इस लाइन को लिख सकते हैं, दैट वंस लव फॉर लर्निंग एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, ठीक। और नेक्स्ट हम देखते हैं पेट्री के अनुसार 1996 में इन्होंने दिया है, इन्होंने डेफिनेशन मोटिवेशन को ऐसे डिफाइन किया है, दैट द प्रोसेस बाय विच वेरियस एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड, given a direction and pursued with vigor, so that the bodily, physical, psychological and emotional needs and desire as are sufficient। तो बेसिकली फिजिकली हो चाहे बॉडीली हो, किसी भी विगर होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को, डिजायर होना चाहिए सफिशिएंट तरीके से, किसी भी इमोशन को, साइकोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो, चाहे उस डायरेक्शन में, बेसिकली उस पर्पस के साथ उसके अंदर डिजायर होना चाहिए, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच वेरियस एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड, जिसके थ्रू वेरियस वेरियस एक्टिविटीज जो है वो इनिशिएटिव होती हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन का डेफिनेशन है। और हल की अगर अनुसार बात करें हम, तो हल डिफाइंस मोटिवेशन एज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक्स एक्शन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बायोलॉजिकल नीड्स। तो मतलब उनके खुद के बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको उन्होंने मोटिवेशन बोला है, ठीक है, हल ने। और सिगमंड फ्रेड डिफाइन मोटिवेशन एज द एक्शन initiated by an individual in order to fulfill the state of pleasure desire from it। तो बेसिकली जब किसी पर्सन के अनुसार किसी इंडिविजुअल के थ्रू के अपने प्लेजर के लिए एक किसी भी स्टेट को फुलफिल करने के लिए, उसके प्लेजर को लेने के लिए जब एक्शन लिया जाता है तो उसको उन्होंने मोटिवेशन की तरह डिफाइन किया है, ठीक है, इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ convenient understanding of the children with special needs can be classified into the which categories। तो देखिए जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्पेशल नीड्स के चाइल्ड क्या होते हैं, वो दूसरों से कैसे अलग होते हैं, उनको कितने तरीके में बांटा गया है, ठीक है। और उनके साथ भेदभाव ना हो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स भी शुड टेक दैट कि उनके साथ कोई किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसबिहेवियर ना हो उनके साथ, ठीक। तो यहाँ पे हमें बात करनी है बेसिकली उनको कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट में आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटी, जब उनके अंदर सेंसरी डिसेबिलिटी होती है, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो या सुनने में उनको प्रॉब्लम हो, स्पीच और लैंग्वेज जो होता है उसको समझने में ना हो, प्रॉब्लम होती हो, तो वो एक पहला तरीका ये होता है। और दूसरे तरीके में आप बता सकते हैं दूसरी कैटेगरी में, दैट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको मतलब बोलना लिखना सुनना ये सब आता है, पर उनको ना कुछ चीजों को समझने में मुश्किल होती है, वो स्लो लर्नर्स होते हैं बेसिकली।
जिनको किसी चीज को सीखने में बहुत टाइम लगता है, स्लो लर्नर्स होते हैं। एंड अंडर अचीवर्स, जो मतलब बहुत कम चीजों को अचीव कर पाते हैं, उनको सुनाई भी देता है, बोलने भी आता है, हर तरह से ठीक होते हैं वो, बट वो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के अंदर रखते हैं। ठीक है। और एक बच्चों को जैसे जिसमें चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें डायसेलेक्सिया आ सकता है, ठीक है, डायसलेक्सिया आ सकता है, ऑस्टिम आ सकता है। तो जिन चिल्ड्रंस को इनकी प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को हम बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर रखते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस एंड क्रिएटिविटी, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे, आपने देखा होगा कि वो फिजिकली भले ही डिसेबल्ड होते हैं, पर उनके अंदर क्वालिटीज इतने अच्छे होते हैं, स्किल्स इतने अच्छे होते हैं, या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर से, जिसके बावजूद भी वो डिसेबल होते हैं, उसके बावजूद भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। बच्चे जो होते हैं अपनी सोसाइटी में एक अच्छा इमेज बना पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं गिफ्टेडनेस एंड क्रिएटिविटी। ऐसी कैटेगरी के भी कुछ डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जिनको हम स्पेशल नीड्स के चाइल्ड भी कहते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन विद सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज जुवेनिलिया एंड डेलिक्वेंस, ये दो तरीके के एक ऐसे लाइक प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को होते हैं। ये भी एक स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जिनको सोसाइटी को और अच्छे से ट्रीट करना होता है, और उन्हें अपना समझकर और उनको अच्छे तरीके से सिखाना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है, ऐसे चिल्ड्रंस को जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं। ठीक है। And children belonging to social economically disadvantaged and other मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कोई ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से भी बच्चे आते हैं, या सोशली इकोनॉमिकली वो डिसएडवांटेज्ड होते हैं, उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, या किसी तरीके से वो सोशल जो तरीका होता है, सोशलाइज जो समाज होता है बेसिकली, वो उनसे अलग होते हैं। तो इस टाइप के भी बच्चे होते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम स्पेशल नीड्स के चाइल्ड को रखते हैं। और स्पेशल नीड्स चाइल्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है, आई विल सजेस्ट यू कि आप पढ़ के जरूर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन इजीली डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।